दर्शकों, दीपावली हो, होली हो, दशहरा हो या फिर गुरु पर्व हो, ईद हो, क्रिसमस हो, ये सब के सब फीके रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ डेली वेजेस की, जो लंबे समय से नियमित यानी रेगुलराइज करने की मांग को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। सोमवार को उन्होंने बिना किसी को सूचित किए, बिना किसी को सूचित करने के माने यह है कि उन्होंने ना तो अपने सभी लोगों को बताया और ना ही मीडिया को बताया और प्रोटेस्ट किया और अपना आंकलन किया कि क्या अभी भी इतने लंबे आंदोलन के बाद भी हम किस पोजीशन में खड़े हैं, तो वो वहां पर सफल पाएंगे। अब ये इंतजार कर रहे हैं कि गेहूं की कटाई, जो मुझे लगता है कल बैसाखी के बाद शुरू हो जाएगी, और उसके बाद जो ईद भी होगी रोजे खत्म होने के बाद, एक मरतबा फिर ये बड़ा संघर्ष करने वाले हैं। और इस वक्त ताज साहब हमारे साथ मौजूद है। ताज साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू विनोद जी, आप और आपके सभी देखने वालों को। ताज साहब, सरकार की ये नैतिक जिम्मेवारी रहती है कि ईद हो या कोई भी पर्व हो, उससे पहले जो मुलाजिम है उनको सैलरी रिलीज कर दी जाए या फिर उनकी जो डिमांड्स है उनको फुलफिल किया जाए। आपने बहुत सारे त्योहार देखे और कल बैसाखी है, कल भी आपकी बैसाखी फीकी रहेगी। विनोद जी, अफसोस इस बात का आता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 85 करोड़ लोगों को राशन देने का काम जो पिछले साल 1.5 साल से शुरू किया है कि कोई भी भूखा ना सोए, लेकिन हम उस कैटेगरी में भी आते। त्यौहार तो बड़ी बात की बात आती है। 9,000 से या तो हम घर चला लें, या हम बच्चों को पढ़ा लें, या उनकी मेडिसिन का इंतज़ाम करें। अपने लिए तो हम कभी सोचते नहीं, अपने पेरेंट्स की मेडिसिन का बंदोबस्त करें। मैंने यही कहा ना कि हम लोग इस जद्दोजहद में रहते हैं कि इस 9,000 को बच्चों की एजुकेशन में लगा दें तो राशन नहीं आता। राशन लाते हैं तो माँ बाप की मेडिसिन नहीं आती। माँ बाप की मेडिसिन आती है तो रिश्तेदारी में हमें जैसे कोई शगन देना हो, कुछ देना हो, वो हम नहीं दे पाते। कल बैसाखी नॉर्थ इंडिया बहुत बड़ा त्यौहार है और कल भी ये हमारा त्यौहार फीका रहेगा। उसका एक ही कारण है कि टाइमली वेजेस नहीं दी जाती। वेजेस जो मार्च की है वो परसों हमने जो प्रोटेस्ट किया उस दिन रिलीज होगी, तो जबकि मार्च की वेजेस जो है वो चीफ साहब ने पीछे आर्डर निकाला था कि 5 तारीख को सभी सीटें पूरे प्रोविंस में तैयार होनी चाहिए और फंड्स के चक्कर में वेट मत करो आप, और आप सीटें तैयार हो। जैसे 10 को वेजेस आई, अगर सीटें सभी तैयार होती तो शायद आज हमारे अकाउंट में वेजेस हमारी होती तो कल हम बैसाखी अच्छी तरह मना पाते। लेकिन विनोद जी, नीचे से लेके ऊपर तक शायद इंसान ही नहीं समझा जाता हम लोगों को, और हर तरह से भेदभाव किया जाता है। शायद जैसे ये समझिए आपके एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारे समाज का, जल ही जीवन है। और माननीय प्रधानमंत्री से लेके हमारे ब्यूरोक्रेट जल जी साहब ये कहते हैं कि जल जीवन है, जल दिवस मनाया जाता है, लेकिन हमारे प्लेट में खाना है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारा क्या हालत है वो कभी पूछी नहीं जाती। जो बेसिक नीड हमारी जो होती है, बेसिक नीड हमारी खाना, मेडिसिन और बच्चों की एजुकेशन, ये बेसिक चीज़ें, ये हम कैसे कर पा रहे हैं इसके लिए कोई नहीं पूछता, लेकिन ये कि दबाने की हमेशा कोशिश की जाती है। लेकिन जब आपके पास खोने के लिए कुछ ना हो तो फिर आपको डर भी नहीं लगता किसी चीज़ से। ताज जी, सवाल ये उठता है कि जब चीफ सेक्रेटरी कहते हैं कि ये असंवैधानिक है, ये नियुक्तियां गैर कानूनी है, और वैसे ही कैबिनेट सब कमेटी कितनी बार ये आप पर मोहर लगा चुकी है कि आप प्रॉपर वे में रिक्रूट हुए हैं या आपकी जो डेली वेजेस है प्रॉपर वे में, उस सीएस की स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं आप, चीफ सेक्रेटरी? देखिए, चीफ सेक्रेटरी जी की स्टेटमेंट को हमें सुन के बड़ी मायूसी हुई कि इस लेवल के अधिकारी, क्योंकि जब वो इससे पहले फाइनेंशियल कमीशन और पोस्टों पे थे, हमारे कई डेपुटेशन को मिले और कई मुद्दे उन्होंने हल भी किए। लेकिन अगर 24 मार्च 1994 को SRO 64 निकलता है, तब यहाँ पे गवर्नर साहब कौन थे? जगमोहन जी थे। अगर हम जगमोहन जी की क्रेडिबिलिटी पे सवाल कोई आज का ब्यूरोक्रेट उठाएगा, कोई भी उठाएगा, तो बड़े अफसोस की बात है। उनको ईमानदारी की मूर्ति पूरी दुनिया में पूजा जाता है। उनको जम्मू इंडिया की बात नहीं करता मैं, पूरी दुनिया पे उनकी एग्जाम्पलें दी जाती हैं, और माननीय हमारे होम मिनिस्टर जी पिछले साल उनको शायद घर में मिलने गए थे। उस लेवल के वो अधिकारी रहे। अधिकारी के बाद वो
गवर्नर बने, गवर्नर के बाद सेंट्रल मिनिस्टर बने, एमपी बने और बड़ी बुक्स उन्होंने लिखी हैं। अगर उनके विजन को कोई ये चीज़ कहे कि उनका विजन गलत था, तो हमें ये एक्सेप्टेबल नहीं है। उनका विजन ये वेलफेयर स्टेट है, उन्होंने ये चीज़ समझी, यहाँ रहे उन्होंने ये समझा कि ये वेलफेयर स्टेट है, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री बड़ी नहीं है, यहाँ पे और कोई साधन नहीं है लोगों को रोजगार देने का। रोजी रोटी का एक ही बड़ा साधन है जो सरकारी नौकरी है। तो अगर वो भी उस टाइम के अगर लोग लगे हों, हमने तो कभी ये नहीं कहा 60 साल को 1-2 में करो, लेकिन यही चीफ सेक्रेटरी साहब थे, यही एलजी साहब थे, इन्होंने जो बिजली वालों को पिछले साल 20,000 पोस्टिंग इनकी अनाउंसमेंट हुई और जम्मू कश्मीर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में वहाँ पर रेगुलाइज हुए, माननीय जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने रेगुलाइज किए। हम ये कहते हैं चीफ सेक्रेटरी साहब अगर बाकी लोगों के साथ बैठते हैं, हमारे साथ ही बैठे। लेकिन मैं फिर उसी पे आता हूँ कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी हर घर शौचालय दे रहे हैं, हर घर गरीब को आवास दे रहे हैं, हम किस कैटेगरी में? चीफ सेक्रेटरी साहब बोलते हैं ये असंवैधानिक है। संविधान की तरफ से जो हमें बेसिक जरूरत है जीने के लिए, खाना हमें चाहिए, संविधान की तरफ से है। पढ़ाई हमारे बच्चों को एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन है, उसके साथ साथ जीने का अधिकार भी हमें। हम कहाँ, क्या ये ह्यूमन वायलेशन नहीं है कि हम 24 घंटे काम करते हैं, 24/7 हमसे काम लिया जाता है, कोई मेडिकल नहीं, कोई छुट्टी नहीं। और आज इस लेवल के अधिकारी अगर ये, तो बड़े अफसोस की बात है। न जाने कौन लोग हैं जो वहाँ पे ये चीज़ें फील करते हैं। हम इसलिए कहते हैं, आपके माध्यम से भी ये कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी साहब हमें टाइम दें, 1 घंटे का टाइम दे दें, या तो वो हमें कन्विंस कर लें या हम उनको कन्विंस करेंगे। हम कोशिश करेंगे। एम्प्लॉय कभी टकराव नहीं चाहता, हमारा हमेशा काम एम्प्लॉय जब लगता है वो रिटायरमेंट तक उसका काम हम मांगना सरकार से, अपने अपग्रेडेशन के लिए मांगता रहता है। लेकिन हम लोग पिछले 94 से लेकर आज तक देखिए 29 सालों में, इन 29 सालों में अगर 3-4 कैबिनेट सब कमेटियों ने ये चीज़ मानी और जिन जिन लोगों ने कोशिश की, अगर आज़ाद साहब उस टाइम करते तो आज़ाद साहब शायद अभी तक चीफ मिनिस्टर होते। उसके बाद उमर साहब ने कोशिश की 2014 में, अगर फ्लड नहीं आता बदकिस्मत से तो हम लोग रेगुलाइज होते। उसके बाद डॉक्टर निर्मल सिंह जी जो चेयरमैनशिप में जो कमेटी बनी, उसने SR 520 की लूला लंगड़ा SR, उससे ये था, SR 520 से ये था कि हमारी वेज इनहांस होगी, थोड़ा हैंडसम वेजेस होती, जो चलो आदमी का खर्चा चलता है, लेकिन उसमें बेसिक फैसिलिटी नहीं थी, रेगुलेशन नहीं थी, लेकिन मेडिकल था उसमें और कुछ चीज़ें थी, सर्विस बुक बन रही थी उसमें, लेकिन उसको भी आके रोक दिया गया। आप एक तरफ तो सेंटर के कानून सारे लागू करते हो एम्प्लॉइज पे, परमानेंट एम्प्लॉय पे आप लागू करोगे सारे कानून, उसके बच्चे के लिए एजुकेशन आप 27,000 एक बच्चे को दोगे, हमारे बच्चे के लिए 27 रुपये नहीं, जो हम अपना जायज हक मांगते हैं, तो फिर हमें ये दबाने की कोशिश की जाती है। तो हमारे पास खोने के लिए विनोद जी कुछ नहीं है, उल्टा हमने सरकार से 550 करोड़ लेना है। क्या हम गलत हैं? हमें ये बताया जाए कि हमने सरकार से 550 करोड़ नहीं लेना। हमारे जितने चीफ इंजीनियर आए तक उन्होंने सब लिख के ऊपर प्रपोजल भेजा हुआ है, बजट में रखा जाता है ये कितना पैसा देना हमने, किसी का 72 का, किसी का 70 का, किसी का 65 का, किसी का 25 का, किसी का 30 महीने का, अलग अलग कैटेगरी से, लेकिन उस तरफ किसी का ध्यान नहीं। हम प्रोटेस्ट करें तो क्यों ना करें, हम जाएं तो जाएं कहाँ? क्या हमें हक नहीं है कि हमारी दीपावली अच्छी हो, हमारा गुरुपुर अच्छा हो, हमारी बैसाखी अच्छी हो? हम भी बच्चों में बैठे, जब कोई बड़ा त्योहार आता हम मायूस हो जाते, बच्चों से छुपते फिरते। तासर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, मैं उनको बताता चलूँ कि ये डेली वेजर्स अपने काम को लेकर के बहुत ही ईमानदाराना तरीके से काम करते हैं। अभी हमने रवि हंस जो इनके साथ तासर के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं, उनको भी बुलाया था स्टूडियो में, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जेसीबी लगी हुई है, जेसीबी जब चलती है तो पाइप तोड़ देती है, इसलिए उनको वहाँ पर रुकना पड़ा, क्योंकि अगर पाइप टूट जाती है तो वहाँ पर पानी की सप्लाई बाधित हो जाती है, बंद हो जाती है। तो ये देखिए, एक तरफ ये ईमानदाराना तरीके से लगातार अपने काम को अंजाम दे रहे हैं और दूसरी ओर सरकार लगातार इनको इग्नोर कर रही है। साथ साथ एक तरफ आपको योद्धा कहा गया, कोरोना का योद्धा, और दूसरी ओर ये इग्नोर किया जा रहा है कि ये बैकडोर अपॉइंटमेंट है। यही तो हमें समझ नहीं आती। यही टीम थी जिन्होंने कोरोना वैरियर का सर्टिफिकेट दिया और माननीय प्रधानमंत्री जी की फोटो लगी हुई थी, और आज यही टीम हम पे सवाल उठाए कि ये ऐसे लगे, ये वैसे लगे। अगर हम में कोई लगने में कमी पेशी है
तो कोरोना का टाइम देखे हमारा, वो कुछ हमें जो कमी थी वो दूर चीफ सेक्रेटरी साहब कर सकते थे, एलजी साहब कर सकते थे, और एलजी साहब ने 3-4 बार वादा किया ये। हम ये कहते हैं आपको गरीबी खत्म नहीं, आपको लगता है गरीब खत्म करने के चक्कर में आप हम जाएंगे कहाँ? इस उम्र में हम कौन सा काम करेंगे? हम कोई काम नहीं कर सकते वो। इसीलिए हम ये कहते हैं कि हमें टाइम दिया जाए, हमारा मसला जल्दी से हल किया जाए। हमें कोई शौक नहीं है, लेकिन अगर मसला हल नहीं होगा तो जैसे मैंने आपको कहा कि हमने परसों मंडे को एक अपना भी चेक किया था। हम लोग बैठे थे तो हमने कहा ग्राउंड में अभी तक लोगों में करंट कितना है, क्या लोगों में अभी भी पॉलिसी लेने की इच्छा शक्ति अंदर है, क्या वो जुनून है? तो हमने एक मैसेज डाला ग्रुप में छोटा सा, तो उस मैसेज का ये रिजल्ट होगा। जम्मू के नियर डियर से हमारे काफ़ी 200-250 साथी आए और हमने उनसे राय मशवरा लिया कि आप बताओ हमें आगे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि गेहूं की कटाई के बाद रोज़े ख़त्म होते हैं, ईद के बाद आप डिस्ट्रिक्ट वाइज टूर कीजिए, हम आपके डिस्ट्रिक्ट के टूर तैयार करते हैं। क्योंकि मंडे शाम को फिर बाकी लोगों को फोन आए, काफ़ी लोग हमसे नाराज़ हुए कि आपने हमें बताया नहीं। हमने सोचा कुछ ग्रुपों में हमने मैसेज नहीं डाला, सिर्फ जम्मू के जो ग्रुप हैं उनमें डाला था। तो उन्होंने जो बाहर के दोस्त हमने कहा अभी आप वेट कीजिए, क्योंकि हमें पता है कि जिसके पास विनोद जी वेजेस नहीं होगी वो जम्मू कैसे किराया खर्च के आएगा। तो हमने इसलिए एक तो अपना आप चेक कर लिया, जैसे किसी बेल्ट फोर्स में जब उसकी प्रमोशन होती है तो उसको फिर ट्रेनिंग पे भेजा जाता है, तो उसकी जो फुर्ती वैसी है क्या है। तो एक तो वो अपग्रेड हम अपग्रेड हुए, तो बाकी लोगों ने हमारा जोश जो थोड़ा ढीला था, तो मैंने वहाँ पे भाषण देते ये कहा कि अगर हम 5 लोगों की मिट्टी दिया बन के जल रहे हैं तो उसमें आपका पसीना नहीं, आपका खून उस पानी के तेल की जगह जल रहा है, वो आपका खून है। अगर हम चल रहे हैं तो आपने अपने पसीने की जगह खून दिया आपने। आप गर्मी में हमारे साथ बैठे, आप कड़कड़ाती सर्दी में हमारे साथ बैठे, हमने जो कहा आपने किया, जहाँ कहा वैसे किया। लेकिन उनकी तरफ से ये था कि आपने निष्काम सेवा की है, आज तक 1 रुपये का चंदा नहीं आपने लिया। आप लोग भी बार बार ये कहते हो कि हमारा काम है, हम अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, हम आपके लिए नहीं लड़ रहे। ये ऐसी जब डिस्कशन होती है तो वहाँ पे अपनापन लगता है। वहाँ पे हमारा ये सर्कल ऐसा है, भाइयों जैसा सर्कल हो गया है। ये कोई वहाँ पे जिसको क्या ये एजिटेशन ऐसी बन गई हो, प्यार बन गया हो। अब हर एक साथी ये कहता है फैसला करा के वापस होंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें इस एजिटेशन में, जैसे हमारा रिकॉर्ड क्लियर हुआ, आज की डेट में 18,900 कुछ लोग हैं जो बिल्कुल क्लियर है, जिनका A क्लास रिकॉर्ड बना हुआ है। उसके बाद इसको हमने बाइफिकेट करवाया कि 94 से पहले कितने लोग लगे हैं, 94 से लेके 2005 से कितने लोग लगे हैं, उसके बाद ITA कितने लगे हैं, उसके बाद NBCL कितने लगे हैं, उसके बाद लैंड के कितने। सब कैटेगरी का अलग सरकार कुछ करेगी तो सब कुछ न किसी सबके किसी में कुछ ना कुछ आएगा। तो हमारा ये विजन बिल्कुल प्योर है। सरकार की तरफ से हमारा ये है कि हम अगर कहीं भी पानी की प्रॉब्लम आती है तो हमारे साथ ही रात को कटिंग होती है रोडों, मेन रोडों की, वो दिन को नहीं हो सकती। ये चीफ सेक्रेटरी साहब भी जानते हैं, ये LG साहब भी जानते हैं कि PHE वाले कभी डिस्टर्बेंस नहीं करते। रोड कटिंग होगी, कुछ होगा, क्रॉसिंग होगी रोड की, वो रात को हम 12-1 बजे के बाद जब ट्रैफिक कम होती है रात को 12-1 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक काम चलता है। डेली वेजरी करते हैं जनाब, वहाँ पे कोई बड़ा अधिकारी नहीं करता, हम लोग ही करते हैं। सिर्फ हमसे फ़ोन से पूछा जाता है हाँ क्या क्या रिपोर्ट है। सुबह 10 बजे लोग आते हैं तो हम उसको भी अपना काम समझते हैं। लेकिन अगर हम रात को 12 से सुबह 4 बजे तक रोड कटिंग काम कर सकते हैं तो अपने हक के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमें पीछे अब हम नहीं हटेंगे, ये आप पे डिपेंड है, आपने हमारे साथ क्या शुरू करना है। डॉक्टर साहब, वाकई में इतनी लंबी एजुटेशन और कोई चंदा नहीं लेना, ये कैसे चल रहा है सिलसिला? विनोद जी, ऐसा है कि एक तो स्टार्टिंग में हमने लंगर भी लगाया था, तो मैक्सिमम हमारे जो साथी हैं वो गांव देहात के हैं और फार्मर फैमिली, किसानों के घर, किसानी उनकी खेती अपनी है। तो कोई चावल ले आता था, तो कोई सब्जी ले आता, कोई दाल। हम वहाँ कोई 20-32 पकवान थोड़ी बनाते हैं। आज न्यूट्री चावल बन गए, कल सब्जी बन गई कोई थोड़ी सी, उसके साथ किसी एक बार मुझे भी मौका मिला था आपका लंगर छकने का। जी, तो वही बस प्यार का उसमें स्वाद होता है। हम कभी पुलाव, पीला पुलाव बनाते, जो हमारे पास अवेलेबल होता है हम वही बनाते हैं। कि हमें वहाँ पे सिर्फ पेट की आग बुझानी, हमें कोई स्वाद लेने के लिए खाना नहीं बनाते। लेकिन ये कि कुछ साथी ऐसे भी हैं जिनकी घर से माली हालत अच्छी है, वो सिलेंडर का इंतजाम, हमें सिर्फ सिलेंडर की प्रॉब्लम पड़ती है, सिलेंडर लेने में दिक्कत होती है, वहाँ पे कैश लगती है। तो हम किसी साथी को ये कह देते हैं यार तेरे घर वाले ठीक है,
तू थोड़ी मदद कर दे, या किसी का बच्चा जॉब कर रहा है, कहीं साथी हमारे बच्चे फौज में हैं या प्राइवेट काम कर रहे हैं, वो कहते हैं पापा चलो मैं अपनी तरफ से मैं चाहता हूँ कि आप रेगुलर हो जाओ, रिटायरमेंट से पहले आपकी रेगुलेशन हो जाओ। इस तरह का ये बेसिकली एक इशू बन गया, सामाजिक इशू बन गया कि समाज में हमें मान सम्मान देना है। हमारे बच्चे भी ये कहते हैं कि आप एक बार रेगुलर हो जाओ, आपकी पे जितनी मर्जी हो, हमें इशू नहीं है, हमें इशू है कि आप रेगुलर होना चाहिए। ये सर ये भी एक स्टिग्मा है, आपके बहुत सारे साथी होंगे जिनकी एज भी ठीक होगी, उनके बच्चों की शादी भी होती है कि बाप क्या करता है, डेली वेजर है, एक स्टिग्मा सा तो लग जाता है। बहुत बड़ा स्टिग्मा विनोद जी। हमारा एक साथी है, तो मैंने शायद एक बार पहले भी आपको बताया था, उसकी बच्ची शायद अब तो सेमेस्टर सिस्टम है, तो वो शायद 5th सेमेस्टर में है। तो उसने पिछले साल मेरे को बोला, कहता यार ताजी बताओ सरकार हमारा कुछ करेगी या नहीं करेगी, या मैं जॉब छोड़ दूँ। तो मैंने कहा यार ऐसी बात क्यों की आपने, बड़ा एक्टिव साथी है। कहता मेरी बेटी जवान हो गई है, तो कल बेटी का अगर कहीं रिश्ते की बात चलेगी तो उसके बाप क्या करता, बोले डेली वेजर। तो कहता मैं वो टैग मेरे कारण मेरी बच्ची पे कहीं डिग्रेशन ना हो, बच्ची का ऐसा रिश्ता ना हो कि लोग सोचें इसके बाप के पास क्या होगा। तो ऐसे बहुत से केस है। कुछ हम एक हमारा साथी है शीतली में काम करता है, उसकी शायद 1 साल सर्विस, 1 से कम है। उसने अपनी जितनी फैमिली की लैंड थी, 2 या 3 बेटी थी, उसने 2-3 बार लैंड सेल करके अपने बच्चों की शादी। आज उसके पास राशन खाने के लिए नहीं है, ना तो उसको बीपीएल राशन मिलेगा, ना उसको कुछ मिलेगा। हालात ऐसे बने हुए हैं कि हर तरफ से शोषण है। और जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हमारे बच्चे अब शर्म करते हैं, कोई उनको पूछता है आपके पापा क्या करते हैं, कहते प्राइवेट काम करते हैं, वो नहीं बताते बीएचई में डेली वेज है। ये हकीकत है। हम इसीलिए कहते हैं कि हमें क्लियर किया जाए। आज हमें अगर सरकार, हमारा 4-5 लाख सरकार के पास है, हमारा 20-25 लाख पीएफ है, वो भी 15-20 लाख हमारा बनता है, हम कोई और काम कर लें। क्यों फिर अगर 7-8 साल के बाद भी ऐसे, या 10 साल के बाद ऐसे ही जाना है, तो सरकार से हमारी सीधी स्पष्ट है कि हमें रेगुलर प्रोसेस में लाया जाए। कम का जिन लोगों को कोई ना कोई रोज की डिप्रेशन की बीमारी लग रही है, वो सिलसिला रुक जाएगा। जैसे सुसाइड को कर रहा है, जैसे कोई रिटायर हो घर जा रहा है। मतलब एक चीज़ बताइए, क्या जिसने जिंदगी के 30-35 साल इस डिपार्टमेंट को दिए, क्या उसका हक नहीं है कि उसको उसका जितना 4-5 साल 10 साल का पेंडिंग वेज मिलनी चाहिए, रिटायरमेंट पे मिलनी चाहिए। उसके बाद आप बताइए क्या उसका पेंशन का हक नहीं है? उसको पेंशन जो ओल्ड एज पेंशन है वो भी लगती है, ना डिपार्टमेंट कुछ देगा, ना सोशल वेलफेयर से तो पेंडिंग सॉरी पेंशन लगेगी। तीसरा क्या, घर में बच्चे, सभी के बच्चे ठीक नहीं है, कुछ के बच्चे ये बोलते हैं कि आप हमारे लिए ना आप हमारी माँ के लिए कुछ किया, ना अपने माँ बाप के लिए कुछ किया, ना आपने हमारे लिए कुछ किया। आज फिर बुढ़ापे में हमारे पे बोझ बन रहे हो, हम अपने बच्चे पालें, आपको पालें, क्या करें? वो बुजुर्ग कहाँ जाए? उसको तो वृद्धाश्रम में रखेंगे, वृद्धाश्रम में रखते हैं, वो कहते हैं गरीब है घर से, वो क्या नहीं तो सरकारी नौकरी करके है। अब सरकारी नौकरी है कहाँ, मतलब कैसी नौकरी है? ये बड़े सारे ऐसा इशू बन गया होगा। और ऐसा फुटबॉल की तरह हमें किक मारी जा रही है, जैसे आज चीफ सेक्रेटरी साहब एक फुटबॉल की तरह इंसान थोड़ी है, हम इंसान सभी थे, वो ऐसी बात कभी ना करते। वो तो ये पूछते कि आपका घर कैसे चल रहा है, इस 9,000 में आप घर कैसे चला रहे हो, आपके बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, क्या आपको खाना मिल रहा है, नहीं मिल रहा। मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि हम किसी भी गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम में नहीं आते। जैसे 85 करोड़ लोगों को देश में राशन मिल रहा है, हमारे 85 बंदों को राशन नहीं मिल रहा, कहाँ जाए हम? तो इसलिए संघर्ष जरूरी है। जैसे हमने मंडे को किया, मंडे को एक सरप्राइज चेक था, अपने लिए भी था और साथियों के लिए भी था। जैसे मॉक ड्रिल की जाती है, इसीलिए हमने भी किया कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे साथी हमारा जोश दुगना करेंगे, उनमें हमसे ज़्यादा जोश। तो आने वाले दिनों में अगर जैसे गर्मी बढ़ रही है, आज की विनोद जी बात बताऊँ कि पानी की बड़े से स्रोत कम हो गए, सूखे हैं, चाहे वो तालाब हो, चाहे खूह हो, या जहाँ से पानी के ट्यूबवेल हमारे लगे हुए हैं, वो भी पानी का भी डिस्चार्ज कम हो गया। अगर गर्मी का प्रकोप ऐसे 15-20 दिन और चला तो हमें भी उस टाइम एजिटेशन करने का मज़ा आता, हमें मदद मिलती है। लेकिन हम उस टकराव में नहीं जाना चाहते। हमें जैसे पिछले साल हम जून में किया, हम वो चीज़ नहीं चाहते। सरकार के ऊपर डिपेंड है। सरकार अगर ये चीज़ चाहती है कि कंपनी बाग दोबारा बने, 29 जून की तरह पुल बांध दो, तो सरकार पर डिपेंड है। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं, ये सरकार है। श्यामलाल शर्मा जी से हमारी बात हुई थी, जो फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर है, तो उनका भी ये कहना था कि चीफ सेक्रेटरी का ये कहना है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कहते कोई तुक नहीं बनती है। हमें भी समझ नहीं आई ना, हम भी पढ़े लिखे अनपढ़ तो नहीं, कि असंवैधानिक या अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहाँ पे है, क्या चीज़ है? कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है जीने का, उस जीने के राइट में आपको खाना भी चाहिए, आपके राइट टू एजुकेशन बच्चों के लिए
वो भी है। उसके बाद आपको सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना दी जा रही है, जिनके पास मकान रहने की उनको आवास दिया जा रहा है। हमारे लोग तो माँ बाप के मकानों में रह रहे हैं, कोई भाई के साथ रह रहा है, कोई किराए पे रह रहा है, किसी ने टीन की छत डाली हुई है। अगर उस योजना में हम लोग आते हैं, आप विनोद जी इस पे एक बार देख लीजिए, किसी भी सोशल वेलफेयर के अधिकारी से या ब्लॉक से या कहीं से पूछिए कि डेली वेजेस उसमें आता है। इवन तक आपको एक बात और बताऊँ, कोई 5 साल पहले 6 साल पहले मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं डिपकम थे वहाँ पे अप्रोच किया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई को बच्चा केवी में हो जाता है, तो अप्रोच की वहाँ पे कहा गया जी आप डेली वेज के लिए कोटा नहीं होता, जो डिपकम साहब के पास कोटा होता है वो होता है गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए। एक तरफ हमें क्या गवर्नमेंट सर्विस स्कीमें लेने जाएं, जब हम कोई बेनिफिट लेने जाते हैं वो हमें मिलता नहीं। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ। रियलिटी ये है कि अब हमें यहाँ पे कमर से फांसी दी हुई है, ना हम मर सकते हैं, काम लेना हो कोविड में भी काम लेंगे और दबा के काम लेंगे कहीं भी। मैंने आपको जैसे मैंने मेरे साथी की बात आपको सुनाई जाके आफ्टर रिकॉर्ड, तो आपने बोल दिया कि वो वहाँ काम लगा। मैंने कहा यार, कहता यार यहाँ पे रात को 11 बजे 10 बजे कोई पता नहीं है। तो हम लोग डेडिकेट लोग तभी हमारा साथ दे रहे हैं। पब्लिक हमारी सपोर्ट में क्यों होती है, उनको पता ही ये लोग आउट ऑफ वे काम करते हैं, जहाँ उनकी ड्यूटी खत्म हो जाती है। और एक चीज़ बताऊँ आपको, अगर हमारे 7 घंटे शिफ्ट है, हम 15 घंटे काम करेंगे, हमको ओवर टाइम नहीं मिलेगा। बाकी आप फैक्ट्रियों में काम करिए, कहीं करिए, आपको ओवर टाइम मिलेगा। एसेंशियल सर्विस में वैसे भी एक दिन की सैलरी एक्स्ट्रा मिलती है। हमें कुछ नहीं है जनाब, हमारे लिए कुछ नहीं है ना मेडिकल है। मैं आपको बताऊँ एक चीज़ और सोचना, 300-350 रुपये शायद काटा जाता हमारा इंश्योरेंस का। और इंश्योरेंस में अगर कोई साथी की डेथ हो जाए या कुछ हो जाए, अभी तक कोई केस बताइए, एक केस बता दीजिए पीएचसी का कि किसी को इंश्योरेंस मिला हो। लेकिन ये हमारे जो अभी चीफ इंजीनियर साहब हैं, डेथ के सामने को 300-350 प्रोजेक्ट किए थे, 350-400, उनमें से 320 लोगों को जो इनका पैसा थोड़ा बचा था वो लोगों को गए। तो हमने उनका भी शुक्रिया किया, चीफ सेक्रेटरी साहब का शुक्रिया, एजी साहब का किया कि कुछ ना कुछ गरीब लोगों को जिनकी डेथ हो गई, लेकिन जो जिंदा हैं उनके लिए भी सोचो। जी साहब, आखिर में आपको फीकी बैसाखी मुबारक हो। संदेश क्या देना चाहते हो सरकार को, अपनी सरकार से, और अपने जो साथी हैं उनको संदेश? सरकार को अपील ये है कि हम टकराव नहीं चाहते, हमारा रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट किया जाए। आपके पास 2 SRO हमारे पड़े हैं, SRO 64 और SRO 520। SRO 520 अगर लगाना हम पे, तो उसमें जो हम अमेंडमेंट करें उसको लागू किया जाए। और साथियों से अपील ये है कि ईद के बाद आप तैयार रहिए, हम लोग एक बड़े संघर्ष की तरफ जा रहे हैं। बगैर पॉलिसी घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं का नारा बिल्कुल वैसे ही है जैसा हमने 22 जून 2022 में दिया। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, धन्यवाद। ठीक है।